Okay. Good evening, students. Am I audible? Yes, sir. आपका Good. एग्जाम नहीं है कल? आप लोग एग्जाम है कल की नहीं है? No, sir. फिर कब है? कि है ही नहीं है एफ कैट का? सर आप कैट का नहीं है। क्यों नहीं भरा एफ कैट का? सर घर वाले घर बोलते हैं वाले कि क्या? पेपर पे फोकस कर ले। चलो, आपकी मर्जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुक जाओ बस। ओके, तो इन द प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ फिस्कल डेफिसिट, सॉरी, वी स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो आज भी हम वही टॉपिक कवर करेंगे आपका फिस्कल पॉलिसी का, एंड दिस इज द पार्ट 2। तो कल फिस्कल पॉलिसी में हमने डिस्कस किया था आपका कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ बजट। और जब हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था तो उसमें हमें लगा था पता कि मेजरली तो आपके दो ही कंपोनेंट होते हैं। जैसे एक होता है आपका रिसीट वाला पार्ट, कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। लेकिन आपके रिसीट्स भी कैसे होते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। और वैसे आपके जो एक्सपेंडिचर है वो भी कैसे होते हैं आपके? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके अलावा आपके जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं ये आपके होते हैं टैक्स रिसीट्स, और एक होते हैं आपके नॉन टैक्स रिसीट्स। तो ये पूरा पूरा जो टेबल है हमने कल कवर अप किया था, और हर एक हेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो चीजें भी हमने यहाँ पे कवर अप कर ली थी। ठीक है, तो होपफुली जो चीजें हैं आपके लिए यहाँ पे क्लैरिटी होगी आपको इन चीजों को लेकर। ठीक है, और अब हम आपका आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहली बात तो ये है कि आपका जो एक सक्सेसफुल बजट होता है, सक्सेसफुल बजट में होता क्या है कि आपके जो टोटल रिसीट्स होते हैं, टोटल रिसीट्स मतलब रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, और जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब, और साथ में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए, ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। देखो, अब होता है क्या है कि आप बोलोगे कि देखो सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कभी भी आपका रिसीट से ऊपर नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है इट कैन नेवर बी मोर देन योर रिसीट्स, क्योंकि अगर आपका पैसा है ही नहीं है तो आप खर्चा कैसे करोगे? ठीक है, तो पहली बात तो ये है। और दूसरा कि अगर आपके पास रिसीट्स है तो आप उसको खर्चोगे क्यों नहीं? अगर आपके पास रिसीट्स ज्यादा है तो आप उसका खर्चा क्यों नहीं कर रहे हो उसका? अगर आपने सरकार से, देखो ये आपका खुद का पैसा तो है नहीं कि आपने सेव करना है। सरकार ने अगर आज टैक्स लिया है, ठीक है, तो सरकार ने उसके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा ना, तो खर्च करना है, तभी टैक्स लिया आपसे। आज टैक्स लेके आप फ्यूचर में क्यों खर्च करोगे? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आपका नॉट पॉसिबल है। ठीक है, और ये आपका नॉट डिजायरेबल है, ये करना बनता नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा ज्यादा आ गया और आपने पैसा खर्चा कम किया, यानी कि अपने पैसा बचा लिया, तो अगले साल उस पैसे की वैल्यू फॉल हो जाएगी महंगाई के कारण। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि आपके देश में हर एक दिक्कत ठीक हो चुकी है, पॉवर्टी खत्म हो चुकी है, या अनएम्प्लॉयमेंट कोई दिक्कतें नहीं है। और अगर ऐसी दिक्कतें आपके देश में ऑलरेडी हैं तो सरकार आपका एक्सपेंडिचर कर क्यों नहीं रही है? तो याद रखना कि आपका ये वाला जो सिनेरियो है ये पॉसिबल ही नहीं है, और जो ये वाला सिनेरियो है ये वाला सिनेरियो आपका डिजायरेबल नहीं है। तो इसलिए आपको याद रखना कि जब आपका टोटल रिसीट्स होते हैं आपका टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका बैलेंस बजट। और आपका जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो आपका हमेशा ही एक बैलेंस्ड बजट को प्रेजेंट किया जाता है। आपका जो बजट है वो हमेशा क्या होता है? आपका एक बैलेंस्ड बजट होता है। ठीक है, व्हाट इज बैलेंस्ड बजट? जहां पे आपका टोटल रिसीट्स आर इक्वल टू योर टोटल एक्सपेंडिचर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। जहां पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपके इक्वल होते हैं टोटल रिसीट से, उसको हम कहते हैं आपका बैलेंस बजट। और जो बजट आपका 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है वो हमेशा ही क्या होता है? आपका एक बैलेंस बजट होता है। बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लैरिटी आपको?
यस सर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ओके। अब आपका बजट तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका बैलेंस्ड बजट, जिसमें आपका TR इज इक्वल टू योर TE। दूसरा होता है आपका सरप्लस बजट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। सरप्लस बजट में क्या होता है आपका, जो आपके टोटल रिसीट्स होते हैं, दे आर मोर देन योर टोटल एक्सपेंडिचर। और एक होता है आपका डेफिसिट बजट। एक होता है आपका डेफिसिट बजट। देखो, सरप्लस मतलब पैसे की एक्सेस होना, डेफिसिट मतलब पैसे की कमी होना। तो अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर टोटल रिसीट्स, तो उसको हम कहते हैं आपका डेफिसिट बजट। और आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि आपके बजट में हमेशा कुछ ना कुछ जो डेफिसिट है वो लिखा होता है। ठीक है। और कुछ अमाउंट ऑफ डेफिसिट अच्छा भी होता है। क्यों अच्छा होता है वो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझो कि अभी हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं आपका बजट के टाइप के ऊपर। तो एक होता है आपका बैलेंस्ड, एक होता है आपका सरप्लस, और एक होता है आपका डेफिसिट। बैलेंस्ड हमेशा होता है, सरप्लस नॉन डिजायरेबल है, डेफिसिट सरकार जानबूझ के कभी कभी क्रिएट कर देती है। ठीक है। तो आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट के ऊपर। टाइप्स ऑफ डेफिसिट के ऊपर देखो, जिस तरह के क्वेश्चन आपके CAPF में इस साल आए थे ना, मैं आपको सिर्फ वही वाले टॉपिक करवा रहा हूँ सीडीएस के लिए। ठीक है। तो जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, आप इस सिलेबस को पढ़ के जाओगे तो जितने भी आपने CAPF में क्वेश्चंस देखे होंगे, आप उसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे इकोनॉमिक्स के। ठीक है। अब देखो ऐसा है कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो बहुत वास्ट होता है। अगर मैं सब कुछ आपको करवा भी दूं, तभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो चीज हमने पढ़ लिया हो सकता है आपसे एग्जामिनर ना पूछे, क्योंकि फुल फ्लैश सब्जेक्ट है आपका। और ऊपर से आपकी जो चीजें होती हैं इकोनॉमिक्स की, वो आपकी कई बार एनसीईआरटी के बाहर से भी पूछी जाती है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है ये इकोनॉमिक्स, ये बहुत ज्यादा डायनामिक है। डायनेमिक मतलब कि हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है। नई पॉलिसी आ गई, गवर्नमेंट का नया ट्रेंड आ गया, तो डायनेमिक सब्जेक्ट है आपका ये। तो चीजें चेंज होती रहती हैं, बट फिर भी जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट है वो आपको मैं करवा रहा हूँ। करंट वाले पार्ट के ऊपर इतने सवाल आपसे पूछे नहीं जाते। और आपकी जो डेडलाइन डेट है, मैंने आपकी 28th रखी है डेडलाइन डेट, कि 28th के बाद से मतलब मैं आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, जो आपकी इकोनॉमिक्स है मैं उसको फिनिश अप कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद जो आपके दिन हो गए 29, 30, 31 और फर्स्ट, इन डेट्स को आप करोगे मेरे से डाउट्स क्लेरिफाई। ठीक है। ऑन 30th, 31st और फर्स्ट को मतलब आई विल बी अवेलेबल ऑफलाइन एज वेल, तो आप अकेडमी आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आप मेरी प्रेजेंस के अंदर ही चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, अपने डाउट्स मेरे से क्लेरिफाई कर सकते हो। ठीक है। 29 को इफ नीडेड देन आई विल टेक एन ऑनलाइन सेशन, और जो आपके डाउट्स वगैरह होंगे दैट आई कैन टेक अप। आपने क्वेश्चंस की डिमांड की थी, तो मैं इसके बाद तो क्लास लेता ही हूँ आपका 9:15 के ऊपर एक क्वेश्चंस वाली क्लास, तो आप उसको ज्वाइन कर ही सकते हो। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपका टाइप्स ऑफ डेफिसिट के ऊपर। एक होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, ये आपका टाइप है। एक होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, और हमेशा याद रखना ये सबसे गंदा डेफिसिट होता है। ये होता है सबसे वर्स्ट, ये होता है सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ डेफिसिट। ये तो कभी नहीं होना चाहिए। डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपके जो रिसीट्स हैं वो आपके कम हैं एक्सपेंडिचर से। लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट की बात की गई है, तो यहाँ पे आएगा रेवेन्यू रिसीट्स इज लेस देन योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज को ध्यान से सुनना, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको क्योंकि क्यों है आपका ये वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग। अब आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपका कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को करना ही करना है किसी भी हालत में। गवर्नमेंट के लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर साल की एक्टिविटी तो करनी करनी है। और रेवेन्यू रिसीट आपकी गवर्नमेंट का वो पैसा है जो सरकार को किसी भी हालत में आना ही है अपनी कंपनी के प्रॉफिट टैक्स के फॉर्म में। तो आप सोचो कि जो गवर्नमेंट की बेसिक इनकम है, और उस बेसिक इनकम से, ठीक है, याद रखना जो गवर्नमेंट की सबसे बेसिक इनकम है, अगर उससे गवर्नमेंट के बेसिक एक्सपेंडिचर भी ना हो पाए, तो इसका मतलब ये क्या है कि गवर्नमेंट अपने बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची कर रही है।
याद रखना कि रेवेन्यू रिसीट्स आर द बेसिक इनकम ऑफ गवर्नमेंट। ये आपके सबसे बेसिक रिसीट्स होते हैं। और जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं सबसे बेसिक एक्सपेंडिचर होते हैं। तो आप सोच के देखो कि अगर आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो पैसा है, जो आपका बेसिक इनकम है, अगर आपकी बेसिक इनकम से आपका एक्सपेंडिचर भी ना हो, बेसिक एक्सपेंडिचर भी ना हो, तो वो तो वर्स्ट है ही है ना। अब एग्जांपल लेके चलो अपने घर का। अब सपोज करो कि आपके फादर की एक इनकम का सोर्स है, जो उनकी जॉब है, वो एश्योर है। आपके पास थोड़ी सी जमीन है जिस पे आप खेती बाड़ी करते हो, वो भी आपके इनकम का पार्ट है। तो वो बन गया आपकी रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, कि आप एक जॉब करते हो और साथ में आपके पास जमीन है, जमीन में खेती बाड़ी भी करते हो पार्ट टाइम, वहां से भी पैसे आते हैं। ठीक है। अब आपके बेसिक खर्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन, खाना पीना वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आपके बेसिक खर्चे हैं। अगर आपकी बेसिक इनकम आपके खाने पीने जैसे बेसिक खर्चे, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं आप उससे, तो इसका मतलब ये क्या है कि कहीं ना कहीं आपके जो खर्चे हैं वो आपके बढ़ रहे हैं, और या तो आपकी इनकम बहुत कम है। तो ऐसा डेफिसिट तो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो होना चाहिए अपनी बेसिक इनकम से कि वो अपने बेसिक एक्सपेंडिचर नॉर्मली कर सके। तो अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज को कम कर देती है, गवर्नमेंट अपनी ग्रांट्स को कम कर देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये तकनीक होती है अपने इन प्रॉब्लम्स को सुधारने की। गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज को और ग्रांट्स को जो है वो कम कर देती है समय के ऊपर। ठीक है, ये वर्स्ट टाइप होता है। और आपने याद रखना है हमेशा कि आपका एक FRBM एक्ट आया था। ठीक है, 2003 में। उसके तहत आपका टारगेट रखा गया है कि रेवेन्यू डेफिसिट शुड ऑलवेज बी जीरो। रेवेन्यू डेफिसिट तो आपका होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट शुड ऑलवेज बी जीरो। डन है, बताइए। यहाँ तक समझ आया आपको? यस सर। ओके। तो ये एक बड़ी बेसिक चीज है जो आपको आनी चाहिए, और आपसे मैंने यहाँ पे डिस्कस भी की है। तो इन केस थिंग्स आर क्लियर, अब हम मूव करेंगे आपका सही तरह के डेफिसिट के ऊपर। जो आपका सेकंड टाइप ऑफ डेफिसिट है, उसको हम कहते हैं आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को समझने के लिए आपको मैं नॉर्मल से मैथमेटिकल इक्वेशन करवाऊंगा, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, जिसका मैथ्स बहुत वीक होगा शायद उसी को समझना आए। ठीक है, अब ये बताओ, आपका जो बजट होता है, इसमें एक होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है आपका टोटल रिसीट्स। टोटल एक्सपेंडिचर में आते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और साथ ही में आपका टोटल रिसीट में आता है रेवेन्यू रिसीट, और साथ में आता है आपका कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट के अंदर ही आपकी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस बहुत सारी चीजें होती है, और इसी के अंदर एक चीज होती है आपकी बोरोइंग। एक चीज क्या होती है? बोरोइंग। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, ये होता है आपका फिस्कल डेफिसिट। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से बराबर है, तो अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीट्स को माइनस करोगे, ठीक है, एक्सक्लूडिंग के बिना, एक्सक्लूड बोरोइंग को एक्सक्लूड किए बिना, मैं सॉरी बोरिंग को एक्सक्लूड करके, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? बोरोइंग। अब ये बहुत सिंपल है, 1 + 1 = 1 + 1। ठीक है, 1 + 1 = 1 + 1, ये हमने यहाँ पे लिख लिया।
अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 कितना होता है, 2। अगर हम 2 में से -1 करेंगे इस 1 को हटा के, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यही वाला 1 आएगा ना। तो जब हमने टोटल इक्वेशन में से बोरोइंग को हटा दिया, तो हमारे पास आंसर में क्या आया, यही वाला 1 जो हमने इसके अंदर काउंट नहीं किया था। तो फिजिकल डेफिसिट हमें बताता है कि इस बजट को बैलेंस करने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसीट के बराबर लाने के लिए आपको कितना पैसा उधार लेना पड़ा। ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट हमें क्या बताता है, देखो ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला आपका फिजिकल डेफिसिट का, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये है इसका फॉर्मूला। और इसके फॉर्मूला में आंसर क्या मिलता है, इसके फॉर्मूला में हमें आंसर मिलता है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा बोरो किया, गवर्नमेंट ने कितना पैसा उधार में लिया। तो फिजिकल डेफिसिट हमें क्या शो करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है। और मैं आपको ऑनेस्टली अगर बताऊंगा तो फिजिकल डेफिसिट का तो क्वेश्चन है मेरे से एसएसबी में भी पूछा गया है, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मेरी जो डिग्री है इकोनॉमिक्स में है, तो दे आल्सो आस्क्ड मी अ क्वेश्चन अबाउट फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट आपका शो क्या करता है, फिजिकल डेफिसिट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू बैलेंस द बजट, इन ऑर्डर टू बैलेंस द बजट। तो बजट को बैलेंस करने के लिए कितना पैसा आपका उधार लिया गया, वो है आपका फिजिकल डेफिसिट। देखो टोटल एक्सपेंडिचर जब अपना खर्चा करना है, उतना पूरा का पूरा पैसा आपका टैक्स वगैरह के फॉर्म से नहीं आ सकता, कई बार आपको पैसा उधार भी लेना पड़ता है। ठीक है। कई बार आपको पैसा उधार भी लेना पड़ता है, बोरिंग भी करनी पड़ती है, हालांकि वो आपका कैपिटल रिसीट होता है, लेकिन लेना तो पड़ता ही है। तो कितना पैसा आपको, कितना पैसा आपने बोरो किया अपने बजट को बैलेंस करने के लिए, उसको हम कहते हैं आपका फिजिकल डेफिसिट, उसको हम कहते हैं आपका फिजिकल डेफिसिट। अब बताओ कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस सर। होना चाहिए। ठीक है। देखो अगर मैं आपको ऑनेस्टली एक सिनेरियो बताऊं, तो आपका जो फिजिकल डेफिसिट है थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है। अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट ऑफ फिजिकल डेफिसिट इज डिजायरेबल बिकॉज इट इज बिलीव्ड दैट the government will use these borrowings in order to incur capital expenditure। ऐसा बिलीव किया जाता है, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट आपका कैपिटल रिसीट्स लेके आ रही है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट आपकी कैपिटल रिसीट्स को लेके आ रही है, तो गवर्नमेंट उस कैपिटल रिसीट को कहाँ खर्च करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। इसका मतलब क्या है, इन क्रिएशन ऑफ एसेट्स, इन क्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करेगी। ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपका फायदेमंद भी होता है। और जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि आपका जो एफआरबीएम एक्ट है, वो कहता है कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, वो, जैसे सॉरी, वो आपका कहता है कि आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो होना चाहिए 0। तो वहीं पे आपका क्या कहता है, ये एक्ट कहता है फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए 3%। लेकिन 3% ऑफ व्हाट, 3% ऑफ जीडीपी। आपका जीडीपी का 0% होना चाहिए रेवेन्यू डेफिसिट, और जीडीपी का 3% होना चाहिए आपका फिजिकल डेफिसिट। ना एक नॉर्मल से टर्म है, आपको इन परसेंट ऑफ जीडीपी क्यों बोलते हैं, मैं इसको इग्नोर करना, ठीक है, वरना टाइम ले जाएगा आपको समझाने में, और कभी भी आपसे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। तो सिंपली आप समझो कि वेन एवर वी टॉक अबाउट फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, की जीडीपी का कितना परसेंट।
तो आपका ये जो टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आपका टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो आपका सेट किया गया था FRBM एक्ट से। ठीक है, ये है आपका टारगेटेड डेफिसिट, ये है आपका टारगेटेड डेफिसिट। समझ गए? ये है आपका टारगेटेड डेफिसिट। कौन से एक्ट से? FRBM एक्ट से। ठीक है, 2003। अब FRBM एक्ट का फुल फॉर्म जो आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में। ठीक है, FRBM का फुल फॉर्म क्या है आपका? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। कि ऐसा ना हो कि देखो पता क्या होता है, हर साल नई नई सरकार आती है, ठीक है, और वो अपनी पॉलिसीज जो है उसको लगा के गायब हो जाती है। तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो दूसरी गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग हो। और होता क्या है अक्सर ना, कि देखो आपको भी पता है कि अगर आपका 2024 में इलेक्शन होने हैं, तो 2023 में ही जो रूलिंग पार्टी है उसको लग जाएगा पता कि हम हारने वाले हैं कि जीतने वाले हैं। तो वो अपने आप को जीतने के लिए ना बहुत सारा क्या करेगी, वो आपका बहुत सारा एक्सपेंडिचर करेगी, वो बहुत ज्यादा दान देगी। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो उस एक्सपेंडिचर के, फालतू एक्सपेंडिचर के चक्कर में आपका डेफिसिट बढ़ जाए। ठीक है, और अगर वो फिर से इलेक्शन हार जाती है, तो जो नई सरकार आएगी उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सरकार तो बदलती रहती है, तो जब भी आपने कोई बजट बनाना है उसको अपने रिस्पॉन्सिबली बनाना है, और उसको अपने एक प्रॉपर सेट प्रोटोकॉल के अंदर बनाना है। तो बोला हुआ है कि अगर आप बजट बना रहे हो ना, तो आप कभी भी अपने बजट में जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको आप ज्यादा नहीं शो कर सकते। ठीक है, और जो भी आपका फिजिकल डेफिसिट है उसको भी आप 3% से ज्यादा शो नहीं कर सकते। 3% से कम आपका फिजिकल डेफिसिट होगा, यानी कि आपकी जो बोरोइंग होगी ना, वो आपके GDP के साइज का 3% से कम होगा। और रेवेन्यू डेफिसिट तो हमेशा ही आपका जीरो होगा। हालांकि सरकार ने ना इसी एक्ट में ना एक लाइन ऐड कर दी है, क्योंकि हर साल आपका जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो बढ़ जाता है इन सबसे। तो सरकार सरकार ने एक लाइन ऐड कर रखी है कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको खर्चा करना ही पड़ता है, जैसे सपोज आपके हिमाचल में फ्लड्स आ गए, तो हो सकता है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई ना कोई ग्रांट्स दे। तो बोल दी कि हिमाचल में फ्लड्स आए थे, हमें उनको ग्रांट्स देनी पड़ी, इसी कारण से जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो बढ़ गया आपका। क्योंकि अगर सरकार कोई ग्रांट दे रही है, तो वो ग्रांट किसके अंदर आती है? ग्रांट आती है आपकी रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर। तो सपोज आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को ग्रांट देती है, तो वो गवर्नमेंट का आपका रेवेन्यू डेफिसिट को इंक्रीज करेगी, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये चीज है। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। ओके। देखो इसको ना एक बार रीड करो, क्योंकि मुझे पता है इसमें कोई ना कोई डाउट आपको आ सकता है। तो प्लीज इसको एक बार रीड करो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेफिसिट्स का। एंड देन लेट मी नो इफ यू आर टोटली अंडरस्टूड इट और नॉट। Take 2 3 minutes, have a look at it. If you will face it, then let me know. सर, कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? सॉरी, क्या कह रहे हो?
सर रेवेन्यू रिसिप्ट को कंट्रोल सर रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी कम देती है, सब्सिडी कम देती है। ठीक है। और सैलरीज तो कट नहीं करती है, यही होता है कि सब्सिडीज कम कर देती है। और जो छोटी मोटी पॉलिसीज वगैरह होती हैं जिन पे हर साल पैसा खर्च होता है, जैसे हर साल जो आपका मनरेगा है, मनरेगा में जितना भी पैसा जाता है आपका, वो सब आपका किसके अंदर आता है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट मनरेगा से हर साल पैसा जो है वो कट कर रही है। जैसे आपका इसरो है, जो इसरो को पैसा जाता है हर साल, ठीक है, तो वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही आता है। देखो, भले ही हमारा इसरो ने बहुत अच्छा काम किया है, कल हम चंद्रयान तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर आपको मैं एक फैक्ट है आपका, कि आपका जो बजट है इसरो का वो इस साल कम किया गया था। तो इसरो का हल्का सा जो जो बजट है उसको कम करके भी आपने बेसिकली क्या किया है, अपना रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उसको आपने कम किया। ठीक है। यस सर। ओके। अब आपका है अगला तीसरा डेफिसिट। और तीसरा डेफिसिट है आपका क्या नाम है इसका, प्राइमरी डेफिसिट। आपको जो प्राइमरी डेफिसिट है इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ये है आपका फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है। अब ये ना सिर्फ एक नॉर्मल तकनीक है अपना डेफिसिट कम शो करने की। देखो, आपका जो एफआरबीएम एक्ट है, अगर एफआरबीएम एक्ट के तहत आप सरकार का जो डेफिसिट है वो ज्यादा होता है टारगेट से, ठीक है, तो सरकार को गालियां पड़ती हैं। तो सरकार ने बोला कि जो तरीका है, देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं को से को सिंपल सी बात है ना, कि अगर आप कोई मैच हार रहे हो तो आप क्या बोलते हो? मैच फिक्स है। या बोलते हो कि मैच के रूल्स ही बड़े फालतू से, मुझे खेलना ही नहीं है मैच तुम्हारे साथ, बायस्ड है रूल है। तो जब सरकार को भी गालियां पड़ती हैं एफआरबीएम एक्ट के तहत कि आपका डेफिसिट ज्यादा क्यों हो गया, तो सरकार ने एक बात बोली कि यार, सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारी तकनीक है ना डेफिसिट नापने की, तुम्हारा डेफिसिट नापने की तकनीक ही गलत है। ठीक है। और वो तकनीक, बेसिकली उस तकनीक में होता क्या है कि सरकार कहती है कि अगर आप हमें डांट रहे हो कि आपने बोरोइंग कितनी की, ठीक है, और बोरोइंग कितनी नहीं होनी चाहिए, तो आप ये भी तो देखो कि हमने पिछली सरकार के लिए हुए बोरोइंग के ऊपर हमने इंटरेस्ट भी तो पे किया। अब सपोज अगर बीजेपी ने कोई लोन लिया और कल को आपकी कांग्रेस आ जाती है पावर में, तो बीजेपी के लोन के ऊपर इंटरेस्ट कौन पे करेगा? आपका कांग्रेस। तो वो तो कांग्रेस के बजट का पार्ट ऑटोमेटिकली बन गया। तो सरकार कहती है कि अगर आपने डेफिसिट करना ही है कैलकुलेट, और आपने हमें हमारी पोजीशन दिखानी ही है, तो आप एक काम करो कि जो आपका फिजिकल डेफिसिट है, यानी कि जो आपकी बोरोइंग है, आप बोरोइंग में से वो अमाउंट माइनस कर दो जो हमने पिछली गवर्नमेंट का ब्याज भरा है। समझ रहे हो? जो हमने पिछले गवर्नमेंट का ब्याज भरा है आप उसको माइनस कर दो, तो वो बन जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। समझ गए? बताओ स्टूडेंट्स, आया क्लियर? यस सर। और एक है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखो, ये जो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, ये आपका ऑफिशियल नहीं है, ये आपका नॉन ऑफिशियल है। ठीक है। लेकिन मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। ये कोई आपका ऑफिशियल नहीं है, इसीलिए आपके जो बुक है, बुक में भी आपका प्राइमरी के बारे में है, बुक में आपका फिजिकल के बारे में है, लेकिन आपका बुक में भी आपका इफेक्टिव रेवेन्यू के बारे में नहीं है। तो मैंने रिसेंटली से एक क्वेश्चन देखा था किसी एक स्टेट पीसीएस के पेपर में, तो मैं इसलिए आपसे इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब आप टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट करते हो, तो आपको क्या मिलता है? ये बताओ। सॉरी, जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स करते हो, आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट। और जब आप रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर लेते हो सरकार के द्वारा दी गई ग्रांट्स, तो आपको मिलता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स। अब देखो, सरकार को बोला जाता है कि आपके जो बेसिक खर्चे पूरे नहीं होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? कि आपके बेसिक खर्चे ही आपसे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो सरकार बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे बेसिक खर्चे हमसे पूरे नहीं हो रहे हैं,
हमने कितना सारा पैसा तो दान में दिया। अब देखो, जब सरकार पावर में आई होगी आपके, जो आपके सरकार ने बजट बनाया होगा फरवरी 2023 में, तो उस समय तो नहीं पता होगा कि हिमाचल को पैसे देने पड़ जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, सरकार को ग्रांट देनी पड़ जाती है। ठीक है। अभी आपका उड़ीसा में ट्रेन क्रैश हुआ, वहां थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ा। जब आपके साइक्लोन आते हैं तब आपके पैसे देने पड़ते हैं। तो सरकार कहती है कि हमें भी बहुत सारे अनप्रेजेंटेड खर्चे आ जाते हैं जिसका हमने प्लान नहीं किया होता है। तो अगर आप हमें डांटना चाहते हो तो आप पहले ये चेक करो कि हमने कितना पैसा ग्रांट में दिया। तो अगर आपको सही तरीके में नापना है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, तो आप अपने रेवेन्यू डेफिसिट में से क्या माइनस कर लो, ग्रांट्स। तो ये प्रपोजल है, इसके ऊपर कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आती है, लेकिन सरकार बजट में जब बताती है तो कई बार बताती है कि हमारा जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो इतना होगा। ये डॉक्यूमेंट में नहीं होता, ये आपका बजट डॉक्यूमेंट में नहीं होता है, लेकिन इसका कई बार सरकार अनऑफिशियली मतलब इसका जो है सहारा लेती है अपनी परफॉर्मेंस को बताने के लिए। तो आपके चार तरह के डेफिसिट्स हैं। आई होप कि आपको ये चार डेफिसिट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट minus grants is your effective revenue deficit. Fiscal deficit minus net interest payment is your primary deficit. Okay. So these things are, I hope, clear to you. अब आगे बढ़ सकते हैं, चार डेफिसिट, क्या आगे बढ़ सकते हैं हम? ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। तो सबसे पहला होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप टैक्स का रेट भी बढ़ा देते हो। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप टैक्स का रेट भी बढ़ा देते हो। इसको हम कहते हैं आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। डन। यानी कि जितनी ज्यादा इनकम होगी आप उतना ज्यादा टैक्स रेट, ठीक है, परसेंटेज टैक्स रेट पे करोगे। और दूसरा होता है आपका रिग्रेसिव टैक्सेशन। दूसरा होता है आपका रिग्रेसिव टैक्सेशन, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका जो परसेंटेज टैक्स रेट है वो कम होता जाएगा। ठीक है। सरकार ये तब लगाती है, देखो, अगर तो आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, याद रखना, अगर आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा क्या है, इनइक्वालिटी है, तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ताकि आपका अमीर ज़्यादा टैक्स पे करे और गरीब आपका कम टैक्स पे करे। और इंडिया यही फॉलो करती है। इंडिया आपका यही फॉलो करती है। इंडिया के आपकी मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉलो दिस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम। लेकिन जब आप चाहते हो कि लो ग्रोथ हो, जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट करते हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बंदा तभी भागेगा ना जब उसको पता है कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा पैसा मेरे पास ही रहेगा। अगर उसको ये फील होगा कि मेरा पैसा जो है वो सरकार के पास जाएगा, ठीक है, जितना ज्यादा मैं पैसा कमाऊंगा उतना ज्यादा मैं टैक्स पे करूंगा, तो आदमी अमीर होने नहीं जाता। जैसे होता क्या है कि अगर आपकी इनकम है 14 लाख, ठीक है, 99 हजार, अगर आपकी इनकम है 14 लाख 99 हजार, तो आप पे करोगे इंडिया में 20% टैक्स। और अगर आपकी इनकम है 15 लाख, तो आप पे करोगे 30% टैक्स। तो आप क्या चाहोगे कि आपकी इनकम 15 लाख के ऊपर, 14 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर जाए कि ना जाए, क्या चाहोगे आप खुद लॉजिकली सोच सकते हो। तो आदमी कभी भी अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं चाहेगा, वो खुश है। ठीक है। अगर देखा जाए तो जिस आदमी की इनकम आपकी 14 लाख 99 हजार है ना, वो ज्यादा खुश है, क्योंकि इसका 20% और इसका 30% आपको पता है कितना ज्यादा डिफरेंस होगा। तो इस आदमी के पास जो आपका पर्सन बी है इसके पास कम पैसा बचेगा, पर्सन ए का ज्यादा पैसा बचेगा। तो जब आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, आप चाहते हो कि आपके लोगों की इनकम बढ़े, ठीक है, तो लोग अपनी इनकम खुद नहीं बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी उनके ऊपर टैक्स रेट बढ़ जाएगा आपका। ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना,
आपका टैक्स रेट कम होगा, फिर लोगों के पास इंसेंटिव होता है कि हम क्या करेंगे, आपका हम अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे वो तो हमारे पास ही आना है, सरकार थोड़ी लेके जाएगी उसको। तो ये आपका लॉजिक रहता है फॉर योर रिग्रेसिव टैक्सेशन। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, अगला है आपका प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन। अगला है आपका प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन। अब इसमें क्या होता है आपका कि टैक्स रेट इन परसेंटेज remains constant at all levels of income। अगर आपकी इनकम 30 लाख है तब भी आप अपना 15% टैक्स पे करोगे, अगर आपकी इनकम 5 लाख है तब भी 10% टैक्स पे करोगे। तो आपका इनकम जो मर्जी बढ़े, आपका जो टैक्स का रेट है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, यानी कि प्रोपोर्शनेट रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन। इंडिया कौन सा इस्तेमाल करती है, आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, क्योंकि आपको ही पता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा ना कि इंडिया की 90% वेल्थ जो है वो आपका 10% लोगों के हाथ में, और आपकी जो 10% वेल्थ है जो रिमेनिंग, वो आपके 90% लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो इंडिया में इनइक्वालिटी है, तो इसलिए हम इस 10% लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाते हैं और इस 90% लोगों के ऊपर हम कम टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो गई होगी। क्लियर है, बताओ। यस सर। ओके, ठीक है। अब एक कर्व है जो आपको आना चाहिए, आपको मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ करके बताता हूँ एक। इस कर्व को हम कहते हैं आपका लेफर्स कर्व। इसको हम कहते हैं आपका लेफर्स कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है आपका टैक्सेशन को लेकर, और यहाँ पे होता है आपका टैक्स रेट इन परसेंटेज, और यहाँ पे होती है आपकी टैक्स कलेक्शन। ठीक है, इन रुपी, डॉलर, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब जो कर्व होता है इसकी शेप होती है ऐसे, इसकी शेप होती है ऐसे। और ये नॉर्मली आपको एक ही चीज बताता है कि जैसे जैसे आपका टैक्स का रेट बढ़ेगा ना, तो स्टार्टिंग में जो आपके टैक्स जो कलेक्शन है वो आपकी बढ़ना शुरू होगी। लेकिन जब आप टैक्स रेट को बढ़ाते ही रहोगे, बहुत ज्यादा टैक्स रेट को बढ़ाते रहोगे, तो लोग ना अपनी इनकम को छुपाना शुरू कर देंगे, और आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपकी फॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने टैक्स रेट को जो है, आपका जो टैक्स का परसेंटेज आप उसको बढ़ाते रहोगे ना, तो पहले तो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के टैक्स को पे करते रहेंगे। लेकिन जब आप बढ़ाते ही रहोगे इसको, तो आपकी जो कलेक्शन है धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि लोग टैक्स को पे करने से मना करेंगे। ठीक है, तो लेफर्स कर्व किसने दिया था आपका, लेफर कर्व दिया था आपके फेमस इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है आपका आर्थर लेफर। और आर्थर लेफर ने कहा था, ठीक है, इफ टैक्स रेट्स आर increased indiscriminately, if tax rates are increased indiscriminately, the tax collection will eventually fall। ठीक है, तो ये है आपका लेफर्स कर्व के बारे में। आ गया समझ ये चीज। स्टूडेंट्स, क्लैरिटी है इस चीज के ऊपर। यस सर। यस सर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम डिस्कस करेंगे आपका इस साल का बजट। ठीक है, तो इस साल के बजट में क्या क्या चीजें आपकी लिखी गई है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट मी ओपन अ फाइल और आप हेडिंग लिखो, बजट 2022 और 23। ठीक है, बजट 2022 और 23 की आपने हेडिंग लिखनी है, और मैं आपको चीजें लिखवाऊंगा। मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है,
आपको मैं दिखाऊंगा उसको, और उसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, बताइए आपको फाइल विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बजट के की फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं है, मैं उस वाले पार्ट को इग्नोर ही करूंगा। जो आपका काम का पार्ट आता है वो आता है नीचे। आप ये लिखो, इस साल में क्या क्या चीजें होती हैं आपका। ठीक है, आप एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है पहले मुझे ये बताओ। यानी कि जो आप रोड नेटवर्क के ऊपर जो आपका पैसा खर्च कर रहे हो, उसको हम कहते हैं आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस साल का जो बजट है उसमें क्या इंक्रीज हुआ आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपके इस साल के बजट में इंक्रीज हुआ है। और कितना इंक्रीज किया आपका? 33.4% से। और बढ़ा के कितना कर दिया? 10 लाख करोड़ रुपया। तो यानी कि इस साल जो आपका 10 लाख करोड़ रुपया है वो किस पे खर्च होगा आपका? वो खर्च होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो पहले तो अपने ये बात याद रखनी है। और आज तक का सबसे ज्यादा कैपिटल बजट रेलवेज के लिए इस साल में दिया गया है। तो दूसरी बात आपने ये लिखनी है यहाँ पे। ये दो पॉइंट है आपको याद रखने, कि रेलवे की पटरी बिछाना बाकी काम करना। तो कैपिटल आउटले मतलब रेलवे को एक्सपेंड करने का जो पैसा है, रेलवे बजट नहीं, रेलवे को जो एक्सपेंड करने के लिए जो पैसा है वो इस बार सबसे ज्यादा दिया गया है आपका। आज तक कभी नहीं दिया गया इतना पैसा। जब आप लिख लोगे इन चीजों को मुझे बता देना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, कितना रखा आपने फिजिकल डेफिसिट इस साल के लिए? 3.5%। ठीक है, क्योंकि आपका कोविड का समय आया था, तो इसी कारण से आपका जो फिजिकल डेफिसिट आपने उसको बढ़ाया है। तो कितना किया है आपने यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट अपना? 3.5%। और 2025-26 से पहले पहले हम कितना ले आएंगे इसको? टोटल जो आपका है उसको हम 4.5 से कम ले आएंगे। बस ये वाला पार्ट लिखना है, ठीक है? बस जो फ्रंट वाला ऊपर वाला लाइन है ना, सिर्फ यही लिखना और कुछ मत लिखना। अब याद रखना कि ये ना एक सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये हमने स्टेट्स को अलाउ किया है। ठीक है, ये हमने स्टेट्स को अलाउ किया है। ये सेंटर का नहीं है, आपका स्टेट के लिए हमने अलाउ किया है। चलिए, अब ये रहे आपके तीन डेफिसिट्स। ठीक है, ये है आपके तीन डेफिसिट्स टारगेट वाले, ये याद रखना। ग्रीन क्या है? आपका फिजिकल डेफिसिट है। ये तीन डेफिसिट है आपके। मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। फिजिकल डेफिसिट ये वाला है, प्राइमरी डेफिसिट नीचे वाला है, और रेवेन्यू डेफिसिट आपका 2.9 है। अब सरकार क्यों अपने टारगेट से भटक रही है?
सरकार इसलिए भटक रही है क्योंकि सरकार किसका सहारा मिला सरकार को? कोविड का। तो एक ये चीज याद रखनी। देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका फिजिकल डेफिसिट कितना है, इस साल का एस्टिमेट कितना है आपका? फिजिकल डेफिसिट का एस्टिमेट है 5.9, रेवेन्यू का है 2.9, और प्राइमरी का है 2.3। अब देखो यहाँ पे आपका जो दूसरा डेफिसिट होता है उसका मेंशन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसका मेंशन ही नहीं है यहाँ पे। लिख लिया आपने यहाँ तक? यस। ठीक है। यस अब सर। देखो गवर्नमेंट इसको कम लेके आई है। देख रहे हो ना आप इसको? अगर आप 2021 से कंपेयर करके देखोगे तो 2021 से लेकर जो है सरकार जो है आपका वो कम लेके आई है इस चीज को। ठीक है, सरकार इसको कम लेके आई है। और सरकार का टारगेट क्या है? सरकार का टारगेट क्या है कि हमने 2025-26 से पहले पहले कितना लेके आना है इसको? 4.5, ये लिख लो। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025-26 से पहले हम कितना लेके आएंगे इसके लिए? 4.5 तक लेके आएंगे। ये लाइन लिख लो, अब फायदा है इसको लिखने का। ठीक है। ओके, कर लिया आपने यहाँ तक? यस सर। ओके। अब ये देखो, ये हैं आपके नए टैक्स रेट्स। ठीक है, ये हैं आपके नए टैक्स रेट। जीरो जीरो से लेकर 3 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख के लिए आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। 6 से लेकर 9 तक आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। 9 से 12 तक 15%। 12 से 15 तक 20%, और 15 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर आपको 30%। ठीक है, ये लिख लो आपका टैक्स रेट कौन कौन से होते हैं। सर ये तो पहले वाली, ये तो नहीं चेंज हुए। हुए चेंज। पहले क्या होता था, पहले आपको मैं बताता हूँ क्या चेंज हुआ है। पहले होता क्या था कि पहले ये जो लिमिट थी ना, ये आपकी 2 से लेकर 2.5 हुआ करती थी। ठीक है, ये आपकी 2 से लेकर 2.5 हुआ करती थी, तो 3 कर दिया गया। और आपको जो टैक्स का पैसा है ना वो आपको रिबेट में मिल जाए। अगर आपकी इनकम जो है, पहले आपको 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम हुआ करती थी ना, तो आप अगर टैक्स पे कर रहे हो तो आपको टैक्स ना वापस मिल जाया करता था बेसिकली। अभी ये जो रिबेट की लिमिट है ना वो आपकी 7 लाख रुपए है, कि अगर आपकी जो इनकम है अगर वो आपके 7 लाख तक है, ठीक है, तब भी आपको क्या मिल सकता है? टैक्स का रिबेट मिल सकता है। तो वो होता क्या है कि इफेक्टिवली ऐसा जरूर कहा गया है कि आपका जो टैक्स है वो आपका 3 से लेकर 6 तक 5 लाख रुपए लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सपोज पहले अगर आपकी इनकम 5 लैक्स भी हुआ करती थी ना, तो आपको ना एक बार टैक्स पे करना पड़ता था। सपोज आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, उस गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद स्टार्टिंग आप अब बाद में बोल सकते हो कि मेरी इनकम तो 5 लाख ही थी, मेरे को टैक्स वापस कर दो। तो सरकार आपको टैक्स वापस कर दिया करती थी। ठीक है, अभी वही लिमिट कितना कर दिया आपका? 7 लाख, यानी कि 7 लाख तक इफेक्टिवली आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, याद रखना, 7 लाख के ऊपर आपके ऊपर इफेक्टिवली कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद आपके ऊपर टैक्स लगा करेगा। तो ये चीज चेंज हुई है। तो पहले 5 लाख हुआ करता था रिबेट की लिमिट, अब होगी आपके 7 लाख। मतलब भले ही आपके ऊपर देखो, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना। तो सरकार फिर भी आपको जो टैक्स है वो वापस कर दिया करती थी, आपसे टैक्स कलेक्ट करती थी, लेकिन साल के एंड में आपको रिबेट कर दिया करती थी, आपको वापस कर दिया करती थी। ठीक है, तो पहले वो रिबेट करती थी 5 लाख तक, अभी कितना करती है? 7 लाख तक। तो आप मान के चलो कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है ना, तो आपका 1 रुपया भी टैक्स नहीं कटेगा। आपको जितना भी पैसा आप टैक्स के फॉर्म में भरोगे वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब होता क्या था कि
जो भी आदमी, जिस आदमी की इनकम भी आपकी 5 करोड़ से ऊपर हुआ करती थी, ये भी एक चीज है। जिस आदमी की इनकम आपकी 5 करोड़ के ऊपर हुआ करती थी, तो उसको पहले 37% एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता था। मतलब जो उसका टैक्स हुआ करता था ना, 30%, उसके ऊपर उसको 37% और पे करना पड़ता था। सपोज उस आदमी का टैक्स बन गया आपका 1 करोड़ रुपया। जिस आदमी की इनकम है 5 करोड़ रुपया है, उसका टैक्स बना है आपका 1 करोड़ रुपया। तो उसको 1 करोड़ के ऊपर 47 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे। इसको हम कहते हैं आपका सरचार्ज। तो उसको भी कितना क्या कम कर दिया आपने? 25। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज होता है आपका टैक्स के ऊपर, टैक्स जो बेसिकली होता है ना आपका, उसको हम कहते हैं आपका सरचार्ज। तो इस सरचार्ज को आपका कम कर दिया, 37% से कितना कर दिया आपका? 25% कर दिया। तो आप ये भी लाइन लिख सकते हो। लिख लिया? आप लिख रहे हो साथ में कि नहीं लिख रहे हो इसको? यस सर, लिख रहे हैं। ओके, फिर लिख लो इसको आगे भी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इसमें बोलते हैं कि रुपया आता कहाँ से है। रुपया कहाँ से आता है, इसका सिर्फ सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जो सरकार की रिसीट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से आते हैं। सपोज करो कि अगर सरकार के पास 100 रुपया आता है, ठीक है, तो 100 रुपये में से 34 रुपये कहाँ से आएंगे आपका? बोरोइंग और लाइबिलिटी से आएंगे। तो सबसे सारा पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से आता है? बोरोइंग और लाइबिलिटी से आता है। उसके बाद गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है? जीएसटी से। तो आपको यहाँ पे देख के लगे कि यह पता कि सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से आता है, आपका कौन सा टैक्स से आता है गवर्नमेंट को? जीएसटी से आता है। इसके बाद किससे आता है आपका? कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इनकम टैक्स से। तो गवर्नमेंट के पास अगर 1 रुपया पैसा, 1 रुपया आ रहा है, सपोज अगर गवर्नमेंट की टोटल इनकम जो है वो 1 रुपया है, तो वो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ पे आपने इन सब चीजों को लिखना है और ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। ऑर्डर में लिखने का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले लिखना है इसको, फिर सेकंड पे लिखना है इसको, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ, ठीक है। तो ये आप लिखोगे गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो सबसे ज्यादा देखो आपके यहाँ पे 4 टैक्स लिखे गए हैं। आपके यहाँ पे गवर्नमेंट के 4 टैक्स लिखे गए हैं, और चारों टैक्स में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है आपका? जीएसटी से। सेकंड पे आता है कॉर्पोरेशन टैक्स से। तीसरे पे आता है इनकम टैक्स से, और चौथे से आता है आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर लगती है? पेट्रोल के ऊपर और दारू अल्कोहल के ऊपर लगती है आपकी एक्साइज ड्यूटी। तो इसको लिख लो आप एक बार। लिख लिया? Among all the taxes, the highest money comes from your goods and services tax. सेकंड comes from corporation tax, union tax, ये सब, ठीक है। और बाकी अगर सबसे मिलाया जाए तो सबसे ज्यादा पैसा सरकार का आता है आपका बोरोइंग से आता है, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का 34% पैसा कहाँ से आता है आपका? कैपिटल रिसीट से आता है, ठीक है। चलिए, अब ये है कि गवर्नमेंट जो पैसा भेजती है, गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है इसका। अब अगली चीज ये आ गई कि गवर्नमेंट पैसा जो है वो खर्चती कहाँ पे है। तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो पैसा है वो खर्चती है किस चीज के लिए? आप देखो यहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्चती है आपका 20% किस पे खर्चती है आपका? इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कई सारा पैसा देती है आपका स्टेट्स को, ठीक है। जो भी पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसमें कुछ हिस्सा स्टेट का भी होता है, अपने पॉलिटी में पड़ा हुआ है कि आपका सेंटर का पैसा स्टेट को भी जाता है। तो स्टेट को फिर उसका हिस्सा देती है। उसके बाद आपके सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है आपकी? सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है, वो स्कीम जो आपका अकेला अकेला सेंटर रन करता है, सेंटर अलोन रन करता है, उसको हम कहते हैं आपका सेंटर सेक्टर स्कीम,
तो अगला आता है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसके बाद आती है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यानी कि ये वो स्कीम होती है जो आपका सेंटर और स्टेट मिलकर रन करता है। तो गवर्नमेंट 9% इस पे खर्च करती है, ठीक है, 17% इस पे खर्च करती है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन बोलती है कि इस डिपार्टमेंट को आपने इतनी इतनी ग्रांट्स देनी है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन बोलते हैं कि आपने इतनी इतनी ग्रांट्स जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो फिर उसके बाद ये चीज आती है। तो सबसे पहले तो आपने ये लिखना है, फर्स्ट पे ये लिखना है, ठीक है, सेकंड पे ये लिखना है, थर्ड पे ये लिखना है, ठीक है, फिर फोर्थ पे ये लिखना है, फिफ्थ पे ये लिखना है, और उसके बाद सिक्स्थ में आपने लिखना है डिफेंस, ठीक है। सिक्स्थ में लिखना है आपने डिफेंस, सेवंथ में लिखना है आपने सब्सिडीज, एट्थ में लिखना है आपने ए अदर एक्सपेंडिचर्स, और नाइन्थ में आपने लिखना है पेंशंस, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपकी जो गवर्नमेंट, मतलब आपका रुपया खर्च कहाँ पे होता है। कितना कितना रुपया कहाँ का खर्च होता है आपका, आपसे ना ऑर्डर पूछते हैं एग्जाम में। और देखो कितना अच्छा इंफोग्राफिक आपको बना के दिया हुआ है। प्लीज इनको लिस्ट वाइज लिख लो और इनके परसेंटेज भी लिख लो, ठीक है। आपसे जो ज्यादातर क्वेश्चन आएगा, आपको मैं अभी बताया था, आपसे क्वेश्चन किसके ऊपर पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन चीजों के ऊपर। एक सेकंड रुकना, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ एक बार, कि डिफेंस में से, सब्सिडी में से, या पेंशन में से गवर्नमेंट ज्यादा पैसा किस में खर्च करती है। तो याद रखना, डिफेंस में गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करती है। डिफेंस का जो खर्चा है वो आपका सब्सिडी से ज्यादा है, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन अगर आपका आपका आ गया इन्वेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो सबसे ज्यादा खर्चा तो गवर्नमेंट करती है इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर है। देखो गवर्नमेंट ने पिछले समय में बहुत सारे लोन ले रखे हैं, तो उसको चुकाने के लिए, ठीक है। 9% का जो गवर्नमेंट का पैसा है वो ग्रांट्स के लिए जाता है। लिख लिया आपने, बताइए। यस सर। ओके। अब देखो कौन कौन सी मिनिस्ट्री को कितना कितना पैसा अलॉट किया गया है। अगर हम मिनिस्ट्री वाइज देखें तो सबसे ज्यादा पैसा किस मिनिस्ट्री को अलॉट किया गया है, 5.94, इसको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो आप देख सकते हो कि आपका ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ का क्या है, डिफेंस बजट है। ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ का आपका डिफेंस बजट है। पता ही है आपको, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो इसके लिए इतना अलॉट किया गया है। रेलवेज के लिए इतना अलॉट किया गया है। गवर्नमेंट ने बोला तो है कि इस साल तो हम आपका रेलवेज वगैरह के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे। तो फिर ये सब चीजें आपका, तो स्टार्टिंग की ना 3 मंत्रालय लिख लो, कि इन 3 मंत्रालयों का सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है आपका। तो स्टार्टिंग के 3 लिखो, कि मिनिस्ट्री वाइज सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, फिर आपका रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को, और फिर आपका दिया गया है रेलवेज को। तो प्लीज आप ये चीजें भी लिख लो कि मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन लिख लो यहाँ पे। फिर हो गया। स्टूडेंट्स लिख लिया आपने। यस यस सर। सर। ओके, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ इट। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे किस चीज़ के लिए, चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है, जो आपके चीज़ें हैं उसको आंसर करने के लिए, ठीक है। एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, आप वो होमवर्क प्लीज कर लेना, ये आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो होमवर्क आपका ये है कि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है, ठीक है, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है, इसमें आपकी सब्सिडीज बहुत तरह की होती हैं। एक होता है आपकी एलपीजी सब्सिडी, ठीक है, जैसे एक हो गया एलपीजी हो गई, एक होती है आपकी फर्टिलाइजर, ठीक है, और आपकी अदर्स भी होती हैं। तो गवर्नमेंट ने सबसे पैसा आपका एलपीजी पे खर्च किया, फर्टिलाइजर पे खर्च किया, या किसी और पे खर्च किया। आप प्लीज ये चीजें एज ए होमवर्क करना, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कितना कितना पैसा किस किस सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो खर्च किया है। सब्सिडीज बहुत प्रकार की होती है ना, एलपीजी की होती है, बाकियों की होती है। तो बता देना कि आपका गवर्नमेंट ने किस सब्सिडी के ऊपर कितना खर्च किया है।
कर लोगे ये काम? यस सर। एक बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मैं इसलिए आपको ये काम करने को दे रहा हूँ। सब्सिडीज के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया था। चलिए ठीक है। तो ये आपका जो फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी आपका सब कुछ खत्म हो चुका है सिवाय एक चीज के, जो कि है आपका जीएसटी। ठीक है। तो कल की जो क्लास होगी आपकी, मैं मॉर्निंग में कंडक्ट करवाऊंगा, और कल की मॉर्निंग की क्लास में हम आपका कंप्लीट कर लेंगे जीएसटी, और कल ही हम स्टार्ट करेंगे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। ठीक है। तो टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद योर नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो, एंड टुमारो वी विल बी कंप्लीटिंग योर जीएसटी ऑल्सो। ठीक है। जीएसटी थोड़ा सा टेक्निकल है, सर मैं कल नहीं चाहता एग्जाम कि, होगा। तो इवनिंग में ही करूँ फिर क्लास? सर देख लो, अगर आपको सही लग रहा है इवनिंग में, नहीं तो नेक्स्ट डे देख लेना। ऐसा ना कि हमारे पास ना बहुत ज्यादा लिबर्टी है नहीं टाइम की। ठीक है। तो मैं 6:30 क्लास रखूंगा, अगर आपका पेपर 5 बजे भी ओवर हो रहा है तो मेरे ख्याल से आप लोग 6:30 तक पहुंच जाओगे। और ये जो क्लास है ना, ये क्लास रिकॉर्ड तो हो ही गई है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको मैं ग्रुप में पर्सनली भेज दूंगा, मैं इसको लाइव नहीं करूंगा, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं पर्सनली ग्रुप में भेज दूंगा। 6:30 बजे क्लास कर लेंगे। अगर आप में से कल किसी ने क्लास मिस करनी भी हुई तो डोंट वरी, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डन है? यस सर। ओके। चलिए, तो फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। ओके।